आप देख रहे हैं सैन्य सारांश चैनल। हाय हेलो नमस्ते, स्वागत है आपका हमारी रात की वीडियो में। आज भी हम देंगे आपको डेली रिपोर्ट रूस यूक्रेन युद्ध के बारे में। बीते 24 घंटे की हम आपको रिपोर्ट देंगे, क्या कुछ बीता है। काफी सारी रोचक बातों की हम चर्चा करेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिएगा, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस रोजाना आप तक पहुंचाने की। ये जो आपने एक प्लेन देखा, ये मोस्ट प्रोबेबली, जितना मैं अनुमान लगा पा रहा हूँ, ये टुपोलेव TU-95 है, या फिर कोई एक रिकॉनेसेंस प्लेन है। रिकॉनेसेंस प्लेन यानी जो जानकारियां इकट्ठी करने के काम में आते हैं। ये एक एयरफोर्स बेस है। आप देख सकते हैं, ये रशियन एयरफोर्स का एक बेस है जो कि रोस्टोव ऑन डॉन रीजन के आसपास है। और ये वीडियो बीते 8-10 दिन पहले की थी। आर्काइवल आप देख सकते हैं, इसमें लिखा है आर्काइवल वीडियो है। ये एक हफ्ते से ज्यादा पहले की वीडियो है। इससे हमें पता चलता है कि बहुत से नुकसान होते हैं रूसी सेना को, जो कि दुनिया के सामने कभी शायद आ नहीं पाते हैं। अगर ये नुकसान दुनिया के सामने नहीं आया है और यूक्रेन ने ये रिपोर्ट भी नहीं किया था, यूक्रेन ने खुद भी रिपोर्ट नहीं किया था। रूस की तो चलिए मान लेते हैं कि रूस अपना नुकसान क्यों बताएगा दुनिया के सामने, लेकिन यूक्रेन ने भी नहीं बताया था। इसका मतलब यह है कि इसमें कोई माइनर डैमेज हुआ होगा, थोड़ा बहुत नुकसान हुआ होगा इस एयरक्राफ्ट को जो हमने देखा, लेकिन इसको ठीक कर लिया गया होगा। जिस कारण से हमारी खबरों में ये नहीं आ पाया कि यूक्रेन ने ऐसा क्लेम किया कि हमने रोस्टोव ऑन डॉन रीजन में इस एयरपोर्ट पर एक रशियन प्लेन को या बॉम्बर को हमने हमने तबाह किया। ऐसी कोई खबर मुझे ध्यान नहीं है बीते 1-2 हफ्ते में आई हो, इस कारण से मैंने ये कहा। एयर डिफेंस फोर्सेस की रिपोर्ट पढ़ते हैं 7 से 10 AM के बीच में, ये कुछ ऐसी रिपोर्ट है। 23 यूक्रेनियन ड्रोन का इसमें जिक्र है। एक और रिपोर्ट हम देखेंगे जिसमें कि 23 और 21 को जोड़ दें तो 44 हो जाता है। 44 के बाद हम और जोड़ेंगे 172, और ये हो जाता है 202, 212, 216, 216 की संख्या पहुंच गई। और फिर एक और जोड़ लीजिए 20 की संख्या, 226, 236, 236। हाँ, ये इतने ड्रोन मार गिराए गए थे रूसी एयर डिफेंस सिस्टम के द्वारा बीते 24 घंटे में। एक्चुअल नंबर ऑफ ड्रोन जो यूक्रेन ने मारे थे, इससे ज्यादा हो सकते हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं है। आगे देखेंगे तो कुछ कंटेस्टेड इलाके और जोड़ दिए गए हैं। यहाँ पर सुमी फ्रंट लाइन या बेल्गोरोड एरिया के आसपास हम कह सकते हैं, यहाँ पर कुछ और प्रेशर डाल रही है रूसी सेना यूक्रेनियन फोर्सेस के ऊपर। इसका मुख्य उद्देश्य यही है जो मैंने आपको बताया था। इसका मुख्य उद्देश्य है कुपियांस्क और पॉक्रोव्स्क के आसपास जो यूक्रेनियन फोर्सेस के द्वारा जोर लगाया जा रहा है, इसको कम किया जाए। यूक्रेन को मजबूर किया जाए कि यूक्रेन अपनी जो फोर्सेस है, सेनाएं हैं, उन इलाकों से रीडिप्लॉय करे इन फ्रंट लाइन की ओर काफी सारी सेनाएं, जिससे कि वहां पर कुछ आराम मिले रूसी सेना को। आगे देखते हैं। खैर, नॉर्थ ग्रुप ऑफ फोर्सेस की रिपोर्ट तो मुझे नहीं मिली। हो सकता है कि हमारे एडिटर आज रिपोर्ट्स पब्लिश करना भूल गए हो, लेकिन देखते हैं सिचुएशन के बारे में। कुपियांस्क में क्या है, बीते 24 घंटे में यूक्रेनियन आर्मर्ड फोर्सेस ने और भी अटेम्प्ट किए थे छोटे छोटे ग्रुप्स में एडवांस करने के, लेकिन एज वेल एज दिस द यूक्रेनियन आर्मर्ड फोर्सेस हैव बीन परसुएडेड टू अबैंडन देयर प्लान। लेकिन उनको मजबूर कर दिया गया, यूक्रेनियन सेनाओं को अपने प्लान को छोड़ने के लिए, बाय ड्रॉपिंग ड्रोन्स। FPV ड्रोन्स का बहुत भरपूर उपयोग कर रही है रूसी सेना, जिसके कारण यूक्रेनियन सेना को काफी सारे नुकसान हुए और इनको अपने प्लान्स को छोड़ना पड़ा। इन शॉर्ट, इनके जो आगे बढ़ने के और जो प्लान्स थे, इनको विफल कर दिया गया, ऐसा प्रो रशियन रिसोर्सेस का कहना है। ऐसे सूत्र जो कि थोड़ा सा रूस का काफी बार पक्ष लेते हैं, थोड़ा सा इनका ऐसा कहना था। ये मैंने आपको बताया। आगे देखते हैं। ये लिमान शहर है जहां पर रेलवे स्टेशन का जो इलाका है, यहाँ पर भरपूर बमबारी हो रही है। ये फैब बमबारी आप देख पा रहे हैं। एक बम गिरा, दूसरा बम गिरा, अभी और गिरेंगे शायद, हो सकता है ये तीसरा बम गिरा, चौथा बम गिरा, और भी गिरे शायद, देखते हैं। नहीं, वीडियो खत्म हो गई। 4 फैब बॉम्ब्स हमने देखे ये रेलवे स्टेशन के इलाके में यहाँ पर गिरे थे। कुपियांस्क के आसपास हमें रिपोर्ट नहीं मिली। हो सकता है कि आज हमारे एडिटर ने रिपोर्ट ना यहाँ पर पिन की हो, या फिर हो सकता है आज रिपोर्ट ना आई हो। इन दोनों में से एक बात हो सकती है शायद। इंफॉर्मेशन ऑन द सिचुएशन इन द एरिया ऑफ
settlement this यहाँ पर heavy fighting continue in this area. Russian occupiers have significant advantage man power and equipment and despite significant losses continue active offensive operation. कहने का मतलब ये जो इलाका आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ये बहुत सारे contested इलाके हैं, यहाँ पर यूक्रेनियन सोर्सेस के द्वारा बताया जा रहा है कि बहुत सारे नुकसान उठाने के बावजूद जो रूसी सेना है इसका ऑफेंसिव यहाँ पर लगातार जारी है। वीडियो सबूत नहीं निकल कर आ पा रहे हैं, हो सकता है ये जानबूझकर पब्लिश ना किए जा रहे हो इनके सोर्सेस के द्वारा, प्रो रशियन सोर्सेस के द्वारा, लेकिन यहाँ पर ऑफेंसिव लगातार जारी है, आक्रामक हमले कर रही है रूसी सेना। नुकसान कितने हो रहे हैं? बहुत ज्यादा हो रहे हैं जो यूक्रेनियन सूत्रों के द्वारा बताया जा रहा है। ये सत्य बात है बहुत सारे नुकसान रूसी सेना के या नहीं, इस पर मैं कमेंट नहीं कर सकता क्योंकि इसके लिए कोई अभी ऑफिशियल या कहें इतना भरोसेमंद सूत्र मिला नहीं है कि कितने नुकसान हो रहे हैं रूसी सेना का, इसका एग्जैक्टली अनुमान लगाया जा सके। हालांकि मैं आपको बताऊं तो अगर यूक्रेन के पास एफपीवी ड्रोन्स की कमी नहीं है तो नुकसान हो रहे होंगे रूसी सेना को, क्योंकि एफपीवी ड्रोन्स के साथ एक बहुत बड़ी दिक्कत हो जाती है अक्सर इन्फेंट्री के लिए। इन्फेंट्री यानी जो सैनिक आगे जाकर एडवांस करते हैं, जो ऑफेंसिव करते हैं, जो सैनिक हाथ में बंदूक लेकर, उनको इन्फेंट्री कहा जाता है, इन्फेंट्री मैन इनको कहते हैं। इनके लिए नुकसानदायक होता है। हालांकि इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम अगर है इनके पास फ्रंट लाइन पर ठीक ठाक मात्रा में तो इससे युद्ध किया जा सकता है, एफपीवी ड्रोन्स का भी इलाज किया जा सकता है। लेकिन अगर फाइबर ऑप्टिक ड्रोन्स हैं यूक्रेनियन सेना के पास भरपूर मात्रा में तो फिर फाइबर ऑप्टिक ड्रोन्स का कोई इलाज नहीं किया जा सकता। खैर, इन सारी चर्चाओं के बीच में हमने देखा कि किस तरीके से यहाँ पर इस ऑफेंसिव रोड का उपयोग करके और रूसी सेना के द्वारा यहाँ पर ऑफेंसिव किया जा रहा था, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे नुकसान भी उठाने पड़ते हैं। ये बहुत सारे जो आपने नुकसान देखे ये हमें ये बताते हैं कि इतना आसान होता नहीं है। कॉन्स्टेंटिनोव्का की ओर असॉल्ट तेजी से बढ़ रहा है। ये कॉन्स्टेंटिनोव्का शहर है जहां पर असॉल्ट कर रही है रूसी सेना और कुछ कंटेस्टेड इलाके इसी के रूप में देखने को भी मिलते हैं। ये एफपीवी ड्रोन स्ट्राइक जो बहुत सारी देखने को मिलती हैं, ये इसकी सबूत है कि यूक्रेनियन सेना यहाँ पर बहुत एक्टिव है और यहाँ पर नुकसान हो रहे हैं रूसी सेना को। वाकई में इसमें कोई शक की बात नहीं है। कितने नंबर से एग्जैक्टली इसका अनुमान लगा पाना ही बहुत ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि यूक्रेनियन सेना के रिपोर्ट्स को मैं ऑथेंटिक नहीं मानता हूं। इसका कारण यह है कि इनके नंबर बहुत ज्यादा एग्जैचरेटेड होते हैं। मान लीजिए अगर रूसी सेना को एक पर्टिकुलर डे में 60-70 रूसी सैनिकों का नुकसान हुआ, मारे जाने वाले सैनिक या घायल सैनिक, तो यूक्रेनियन सेना के द्वारा जो 60-70 की संख्या है इसको 250-300 करके पब्लिश किया जाएगा या फिर इससे भी ज्यादा 400-500 करके पब्लिश किया जाएगा। कहने का मतलब अगर 5 सैनिक मारे गए रूसी सेना के तो इसको 100 बता देगी यूक्रेनियन सेना। ऐसा ये मेरा एनालिसिस, ये मेरा ऑब्जर्वेशन ऐसा कहता है। खैर, मैं गलत भी हो सकता हूँ, मैं सही भी हो सकता हूँ। काफी सारे लोगों को लग सकता है कि मैं प्रो रशियन हूँ, लेकिन नहीं, मैं प्रो रशियन नहीं हूँ, ना ही मैं प्रो यूक्रेनियन हूँ। मेरा मानना है कि ये जो युद्ध है ये नहीं होना चाहिए, या फिर अगर हो रहा है तो इससे मेरा फायदा है क्योंकि मैं इसमें काम करता हूँ इसी फील्ड में और मैं इससे पैसा अर्न करता हूँ। तो मैं प्रो रशियन हूँ या प्रो यूक्रेनियन हूँ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये वो लोग होते हैं प्रो रशियन या प्रो यूक्रेनियन जो कि युद्ध से अर्निंग्स नहीं करते हैं, जो पैसा नहीं कमाते हैं, और मैं पैसा कमाता हूं तो मेरे कोई भी ओपिनियन से मैटर नहीं करता। आगे देखते हैं। ये जो गांव आपने देखा ये पूरी तरीके से आ चुका है रूसी सेना के कंट्रोल में, नियंत्रण में। इसकी एफपीवी ड्रोन वीडियो मैंने आपको दिखाई। ये इसी के आधार पर ये पूरा गांव का इलाका और आसपास के कुछ खेत खलियान के इलाके ये कर दिए गए हैं रूसी सेना के नियंत्रण में। आगे देखेंगे हुलियापोल शहर में एक छोटी सी सफलता और मार्क कर दी गई है। ये फार्म हाउस के आसपास का इलाका है। ये छोटा सा लाल इलाका जो आप देख पा रहे हैं ये कर दिया गया है रूसी सेना के नियंत्रण में। आज वाकई में आज मुझे लगता है कि शायद रूसी सेना की ओर से नहीं, रशियन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की ओर से ऑफिशियल रिपोर्ट्स पब्लिश नहीं की गई हैं। इसी कारण से यहाँ पर कोई भी फ्रंट लाइन में हमें रिपोर्ट्स देखने को नहीं मिली। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर राजधानी मॉस्को की ओर।
पहली राजनीतिक जरूरी खबर, रशिया ने ये जो यूक्रेन का 20 पॉइंट का पीस प्लान है, जो कि अमेरिका के द्वारा 28 पॉइंट का दिए गए थे, 28 पॉइंट्स का, जिसको कि तोड़ मरोड़ के, काट पीट के, और यूक्रेन और यूरोपियन देशों के द्वारा 20 पॉइंट का, 20 पॉइंट का कर दिया गया। रूस इसको कभी स्वीकार नहीं करेगा, और रूस ये मानता है कि ये एक स्टार्टिंग पॉइंट हो सकता है, लेकिन रूस अपनी मांगे स्पष्ट रखेगा, रूस अपनी मांगों से पीछे नहीं हटेगा, क्योंकि ये जो 20 पॉइंट, 20 पॉइंट का सो कॉल्ड पीस प्लान है, ये रूस की जो मुख्य मांगे हैं इनको एड्रेस नहीं करता है, जैसे कि यूक्रेनियन सेना का साइज को 3 लाख या 4 लाख के अंदर तक सीमित कर देना, जो जो डॉनबास की धरती है इससे यूक्रेनियन सेनाएं पीछे हटे, इसकी एक मांग, यूक्रेन कभी भी नाटो का भाग नहीं बनेगा, ये एक मांग हो गई। और जो रशियन लैंग्वेज है, रशियन कल्चर है, इसको यूक्रेन में वापस से राष्ट्रीय मान्यता दी जाए, यूक्रेनियन कल्चर के साथ साथ रशियन कल्चर को राष्ट्रीय मान्यता दी जाए। ये कुछ मुख्य मांगे हैं, जो कि जब तक पूरी नहीं होंगी तब तक रूस ये युद्ध नहीं रोकेगा किसी भी स्थिति में, क्योंकि अगर रोक देता है तो फिर ये पुतिन के लिए एक हार होगी। आप 3-4 साल से युद्ध लड़ रहे हैं, आपकी जो मुख्य मांगे हैं एक भी पूरी नहीं हुई, आपको ये एश्योरेंस नहीं मिली कि यूक्रेन नाटो ज्वाइन नहीं करेगा, ना यूक्रेन ने डॉनबास से अपनी सेनाएं पीछे खींची, ना ही आपका जो रशियन लैंग्वेज और कल्चर को लेकर जो चिंताएं थी वो उनकी मांगे वो पूरी की गई, तो फिर आप 4 साल से युद्ध किस लिए लड़ रहे थे। और इस तरीके से बहुत सारी दिक्कतें खुद पुतिन के साथ भी हो सकती हैं। इसी कारण से अगर पुतिन चाहे भी तो भी ये युद्ध नहीं रोक सकते। अगर उनको अपनी सत्ता, अपनी कुर्सी उनको बचा के रखनी है पुतिन को, तो उनको ये युद्ध जब तक उनके जो मुख्य पॉइंट्स हैं जिसके आधार पर ये युद्ध शुरू हुआ है, जब तक वो पूरे नहीं होते हैं तब तक ये युद्ध जारी रखना ही होगा पुतिन को। और ये कब तक में पूरे होंगे ये कोई नहीं बता सकता है, मैं तो नहीं बता सकता हूँ। अगर कोई बता सकता है तो वो एक बहुत अच्छा एक्सपर्ट है। 116 ड्रोन का उपयोग किया था रूसी सेना ने। मास रिटर्न ऑफ यूक्रेनियन सरकार इस बात की तैयारी कर रही है किसी भी तरीके से यहाँ पर यूक्रेनियंस को वापस लाया जाए। साल 2000 द मास रिटर्न ऑफ यूक्रेनियंस फ्रॉम अब्रॉड द कंट्री विल नॉट बिगिन बिफोर 2027 अकॉर्डिंग टू नेशनल बैंक ऑफ यूक्रेन। नेशनल बैंक ऑफ यूक्रेन का कहना है कि 2027 से पहले यूक्रेनियंस लौटना चालू नहीं करेंगे। सरकार कोशिश कर रही है कि लौट आए, उससे पहले ही लौट आए बहुत सारी यूक्रेनियन, लेकिन मैं आपको बताऊं साल 2027 के बाद भी नहीं लौटेंगे, क्योंकि यूक्रेन रहेगा भी साल 2027 के बाद या साल 2028 के बाद, ये कोई नहीं जानता है। ये युद्ध जिस स्तर से एस्केलेट हो रहा है, आगे एस्केलेशंस हो रहे हैं और होते जाएंगे, ये बहुत चिंताजनक है। एटलीस्ट मेरी नजर में बहुत चिंताजनक है। यूक्रेन विल पे अप्रोक्सीमेटली 10.4% ऑफ इट्स एक्सपेक्टेड जीडीपी इन डेप्ट रिपेमेंट्स फ्रॉम 26 टू 28। 2026 से 28 में अगर यूक्रेन की कोई जीडीपी होती है, मेरी नजर में कोई जीडीपी है नहीं यूक्रेन की, तो इसका जो 10.4% ये जो है इसका केवल डेप्ट रिपेमेंट्स, अपनी लोन चुकाने में यूक्रेन को लग जाएगा। जीडीपी का 10%, ये बहुत बड़ी बात होती है। मैं जीडीपी की बात कर रहा हूँ, जैसे कि अमेरिका की जीडीपी है, जो भी जीडीपी हो, अमेरिका पहले नंबर पर है। अब उसको कहा जाए अमेरिका को कि आप अपनी जीडीपी का 10% आप लोन के लिए आप चुकाइए, ये संभव नहीं हो सकता, ये असंभव बात है, इतना हो नहीं सकता। और ये स्पष्ट संकेत है कि लोन कभी नहीं चुकाएगा यूक्रेन। जेलेंस्की अनाउंस 20 पॉइंट्स ऑफ अ पीस प्लान। ये रहे इनके 20 पॉइंट्स, आप देखिए। पहला पॉइंट है कंफर्मेशन ऑफ यूक्रेन सोवर्जिनिटी, यानी ये अपनी धरती नहीं देंगे रूस को। दूसरा पॉइंट है नॉन एग्रेशन एग्रीमेंट बिटवीन मॉस्को एंड कीव, कि यहाँ पर नॉन एग्रेशन एक पैक्ट साइन हो, रूस दोबारा हमला नहीं करेगा यूक्रेन पर। तीसरा सिक्योरिटी गारंटीज मिल जाए यूक्रेन को। चौथा है कि यूक्रेनियन आर्मर्ड फोर्सेस का जो साइज है ये 8 लाख ये 8 लाख या फिर 8 लाख के ऊपर होगा, और एक ये स्ट्रॉन्ग आर्मी साइज रखेगा यूक्रेन, हथियार भी अपने पास अच्छे अच्छे रखेगा। अमेरिका, नाटो और यूरोप जो है ये यूक्रेन को सिक्योरिटी गारंटीज देगा आर्टिकल 5 से मिलती जुलती, यानी यूक्रेन पर हमला यानी पूरे नाटो देशों पर हमला। और रशिया जो है ये नॉन एग्रेशन पॉलिसी यूरोप और यूक्रेन के साथ साइन करेगा, हर स्थिति में इसका मान्यता इसको दी जाएगी रूस के द्वारा। यूक्रेन जो है तो यूरोपियन यूनियन का हिस्सा बनेगा एक लिमिटेड टाइम फ्रेम के अंदर अंदर, बहुत जल्दी बन जाएगा ऐसा इनका सपना है।
एक ग्लोबल डेवलपमेंट पैकेज दिया जाएगा, यूक्रेन को बहुत सारे फंड्स दिए जाएंगे। इसके संख्या देख लीजिए, ये मैंने हाईलाइट कर दिया, यूक्रेन इतना पैसा चाहता है। यूक्रेन जो है तो अपना जो प्रोसेस है एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का अमेरिका के साथ, इसको और तेज करेगा। यूक्रेन अपना नॉन न्यूक्लियर स्टेटस कंफर्म करता है, ये न्यूक्लियर वेपन्स नहीं बनाएगा यूक्रेन। ज़ैपोरिजिया न्यूक्लियर पावर प्लांट पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। और भी देख लीजिए, ये कुल 11-12 पॉइंट्स मैंने आपको दिखा दिए। उसके बाद 13 पॉइंट्स के साथ मैं आपको दिखा देता हूँ, ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि अब मैं बोर हो चुका हूँ। 13 से 20 पॉइंट तक, 20 पॉइंट्स तक कुल ये 20 पॉइंट्स आपको दिखा दिए मैंने। ये आप पढ़ लीजिएगा स्क्रीनशॉट लेके आराम से, वीडियो को पॉज करके, क्योंकि इससे ज्यादा मैं पढ़ने नहीं वाला हूँ। ये पॉइंट्स पढ़ के ही आपको समझ में आ गया होगा कि ये कितना हवाई पॉइंट है और शांति कभी आने नहीं वाली है। इस वीडियो के लिए इतना ही। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना मत भूलिएगा। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस रोजाना देखने के लिए। हैव अ गुड डे, बाय बाय।